समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पहली चीज इसमें क्या लिखना है, दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें पहले पद पे चीजें डिपेंड थी, इसमें दूसरे पद पे चीजें डिपेंड थी। और ये वाला पूरा का पूरा कारक पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा समास। अब जो हमारा तत्पुरुष समास है मेरे भाई, जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसका डिवाइडेशन बहुत अलग तरीके से किया जाता है। तो तत्पुरुष समास को हम लिख सकते हैं अवयव के आधार पर, विभक्ति के आधार पर। तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, विभक्ति के आधार पर अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसके आधार पर तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं अवयव के आधार पर। एक होता है मेरे भाई द्विगु समास, द्विगु समास, और एक होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसके जो ये 6 भेद होते हैं ना मेरे भाई, इसके जो 6 भेद होते हैं, पता कौन कौन से होते हैं? कर्ता तो होता नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारीरे, अधिकरण में पर। ये होते हैं इसके 6 भेद। अधिकरण में पर संबोधन का बनाते नहीं, इसको नोट कर लेना। चलें जी। त्रिवेणी, अच्छा बेड़ी कोई नदी है? यही तो चीजें हैं कुशल, कोई नहीं, खैर अब डाउट है तो बताते हैं। त्रिवेणी, मैंने कहा नदी के नाम के पहले संख्या हो, नदी का नाम हो और उसके पहले संख्या हो। मुझे आप केवल अपने कॉमन सेंस से बताइएगा त्रिवेणी, वेणी किस नदी का नाम है? बस मुझे केवल आप अपने दिमाग से बता दो। यह लापरवाही का नतीजा। मुझे बताओ बेड़ी किस नदी का नाम है? मैंने कहा नदी का नाम होना चाहिए गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, है ना, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा। क्या कहा मैंने? नदी का नाम होना चाहिए। त्रिवेणी है कि नहीं है? ये बेड़ी किस नदी का नाम है? बेड़ी का मतलब होता नदी है, बेड़ी नदी का पर्यायवाची है, बट एक स्पेसिफिक नदी का पर्यायवाची नहीं है कि स्पेसिफिक किसी नदी का पर्यायवाची होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं है? तो ये इसमें तो नहीं रखेंगे हम। नदी का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अवयव के आधार पर तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। अगर मैंने कहा आपसे, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर में केवल प्रश्न आ जाए सीधा तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या आंसर लगाओगे? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद माने जाते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको 6 लगाना है, और वो 6 कौन कौन से हैं? वो वाले। अवयव के आधार पर बहुत ही कम पूछा जाता है, ना के बराबर। त्रिवेणी कोई नदी नहीं है ना, इसीलिए मेरे भाई। ठीक है जी, आगे चलें। अब हम आते हैं सबसे पहले अवयव के आधार पर, विभक्ति के आधार पर हम
कल पढ़ेंगे, ठीक है। विभक्ति के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। अवयव के आधार पर हम लोग शुरू करते हैं। अवयव के आधार पर हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्विगु समास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरे भाई द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या कहता है, चलो जी। द्विगु समास कहता है पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होगा द्विगु समास। आपके राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी का पेपर हुआ था एक बार, तो वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था 25 में कौन सा समास है। 25 में कौन सा समास है, जल्दी से बोलो। 25 में कौन सा समास है। ये राजस्थान का कोई 4th ग्रेड का पेपर हुआ था, वहां पूछा गया था, जल्दी से बताओ। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि द्विगु समास क्या है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। मैंने कहा आप यहां देखो, त्रिपाठी संख्या है, चौराहा संख्या है, सप्ताह संख्या है, नवरत्न संख्या है, दुनाली यानी दो नाल ये संख्या है। ये क्या है, संख्या है। ठीक है जी, क्या है, संख्या है। अच्छा, अगर मैं आपको लेकर के थोड़ा सा चलूं और इसके विच्छेद करने को चलूं, तो त्रिपाठी होता है 3 पाठों को जानने वाला। 3 पाठों को जानने वाला यानी 3 वेदों को जानने वाला। 3 पाठों को जानता है, जो 3 पाठों को जानने वाला त्रिपाठी। जानने वाला वो क्या होता है, त्रिपाठी होता है। सर चौराहा 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार या समूह। सप्ताह सप्त अहिनों का समूह। सप्त अहिनों का समूह या समाहार। सर नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। 9 रत्नों का समाहार। दुनाली 2 नाल वाली। 2 नाल वाली। सबका आंसर आ रहा कि द्विगु समास होगा इसमें। मेरे भाई अगर मैं कहूं 25 में द्विगु समास नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है, तो यही गलती करी थी राजस्थान का जो 4th ग्रेड का मैंने पेपर बताया है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। और संख्यावाची में भी एक कंडीशन होती है कि जो हमारी संख्या होगी वो संख्या 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या जो 25 संख्या है 9 के बीच में, जो 25 संख्या है 1 से 9 के बीच में है। जो 25 संख्या है क्या 1 से 9 के बीच में है, नहीं है। अगर 1 से 9 के बीच में नहीं है, ध्यान से देखना, तो मेरे भाई फिर दूसरा कंडीशन कहता है 10 का मल्टीपल हो या फिर 10 का गुणज हो। कोई संख्या या तो 1 से 9 के बीच में हो या 10 का गुणज हो, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। ये जो 25 संख्या है ना तो ये 1 से 9 के बीच में आ रही है और ना तो ये 10 का मल्टीपल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं शताब्दी, आप सभी ने सुना होगा शताब्दी। ध्यान से देखो, आपने सुना होगा शताब्दी, तो शताब्दी मतलब होता है 100 सालों का समूह। तो 1 से 9 के बीच में तो नहीं है शताब्दी, मगर 10 का मल्टीपल होता है। जो 100 होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, 10 का गुणज होता है, इसीलिए वो शताब्दी क्या होता है, संख्यावाची। सतसई 700 का समूह, तो जो 700 है वो 10 का गुणज है, इसीलिए द्विगु है। जो या तो 10 का गुणज होगा या 1 से 9 के बीच में होगा,
तो वो संख्या हमारी मानी जाती है, द्विगु समास वरना नहीं मानी जाती। बोलो जी, क्लियर है जी? ये प्रश्न आपके राजस्थान 4th ग्रेड में आया हुआ है। अब मैं कैसे बताऊंगा आपको, है ना? चलो अब और उदाहरण देखो। अब त्रिवेणी जो पूछ रहे थे आप, त्रिवेणी मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे तीन वेड़ियों का समाहार, यानी तीन नदियों का, तीन वेड़ियों का समूह, तीन वेड़ियों का समाहार। देखो ये 1 से 9 के बीच में आ गई, ये किसके बीच में आ गई? 1 से 9 के बीच में आ गई। दूसरा लिखते हैं मेरे भाई, दूसरा पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समाहार। पहला पद संख्या होना चाहिए। 5 1 और 9 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? 1 और 9 के बीच में आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। एकांकी में 1 आ गया, एकांकी में क्या आ गया? 1 आ गया। एकांकी 1 अंक का, 1 अंक का। इकलौता 1 फिर आ गया, एक ही है जो, इकलौता एक ही है। इकट्ठा मतलब क्या होता है? एक जगह स्थित, एक जगह स्थित इकट्ठा, एक जगह स्थित। और नीचे देखो आपको शताब्दी लिख रहा है, शताब्दी मतलब होता है 100, तो इसलिए हमने लिख दिया शत अब्दों का समूह। शत अब्दों, अब्दों मतलब वर्ष, शत मतलब 100, अब्दों मतलब वर्ष, शत अब्दों का समूह। शत मतलब क्या होता है? 100, और अब्द मतलब होता है वर्ष। तो ये देखो 10 का मल्टीपल है, 10 का क्या है मेरे भाई? मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल है, इसीलिए हम इसे, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट करो। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? द्विगु समास कहते हैं। समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं होगी जी, रिकॉर्डेड देखना एक बार। तो अब हमारा द्विगु समास क्या कह रहा है? द्विगु समास हमारा कह रहा है कि या तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या हो, और अगर 1 से 9 तक की संख्या नहीं है तो जैसे शताब्दी में लिखा हुआ है, शत मतलब 100, अब्द मतलब वर्ष, तो ये 10 का मल्टीपल है। और अगर ये 10 का मल्टीपल है तो मेरे भाई हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? ये हमारा क्या होगा? सो आप कह सकते हो हमारा द्विगु समास होगा। और अगर ये केस नहीं आ रहा है, और अगर ये केस नहीं बन रहा है, तो अब आपको फिर जरूरत है किसी और चीज की। अब हम आगे चलते हैं। ये द्विगु समास समझ में, तो द्विगु समास में ये वाला पहला केस बड़े आराम से याद रखना, बहुत अच्छा है ये मेरे भाई, पहला केस याद रखना बहुत अच्छा है। तो अभी तक हम दो चीजें सीखे हैं, अभी तक हम कितनी चीजें सीखे हैं? दो चीजें सीखे हैं कि जिन शब्दों के शुरुआत में यथा हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, नी हो, बे हो, अनु हो, बा हो, वहां पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास माना जाता है। ठीक है जी, चलो। और किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो वो भी बता दो मेरे भाई, नहीं है तो वो भी बता दो मेरे दोस्त एक बार। कमेंट लगाओ एक बार। कमेंट लगाओ फटाफट। कर तो दिया भाई, सेव कितना सेव करोगे?